गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिक काल और आधुनिक काल में हिंदी कविता के विकास पर चर्चा करेंगे। भारतीय इतिहास में राजनीतिक दृष्टि से और ऐतिहासिक दृष्टि से तीन कालों में बांटते हैं: प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। इसी परंपरा में हम हिंदी साहित्य के इतिहास को भी तीन कालों में बांटते हैं: आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। आधुनिक काल को हम 8 भागों में विभाजित करते हैं, वर्गीकृत करते हैं। भारत में काव्य रचना की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। यह काव्य परंपरा संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश से होती हुई भारतीय भाषाओं में प्रचुर मात्रा में हुई। हिंदी इसका अपवाद नहीं है। हिंदी में भी हम आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल में काव्य रचना हिंदी की अनेक बोलियों, विभाषाओं से होती हुई खड़ी बोली तक पहुंचती है। खड़ी बोली आधुनिक काल में साहित्य की अनेक विधाओं की मानक भाषा स्थापित हो चुकी है, जिसके अनेक रूप हैं: बोलचाल की भाषा, साहित्य की भाषा, राजभाषा, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया की भाषा। आधुनिक हिंदी कविता खड़ी बोली कविता है। हिंदी कविता के रूप का वर्गीकरण हम इस प्रकार भी कर सकते हैं: भारतेंदु युगीन हिंदी कविता, सन 1850 से 1900 ईस्वी तक इसका कार्यकाल हम मानते हैं। भारतेंदु युगीन हिंदी कविता को नवजागरण की कविता कहना समीचीन प्रतीत होता है। इसी के फलस्वरूप भारतेंदु को आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक कहा जाता है। भारतेंदु युगीन हिंदी कविता पर संस्कृत रीतिकालीन श्रृंगारिकता और अंग्रेजी साहित्य की काव्य धारा का प्रभाव परिलक्षित होता है। प्रमुखतः खड़ी बोली का विज्ञापन काल भारतेंदु युग को ही कहा जाता है। इस युग की कविता की मुख्य विशेषताएं राष्ट्रीयता है। इसके साथ साथ समाज सुधारक, धार्मिक चेतना, राजनीतिक चेतना, मातृभाषा, प्रेम, विदेशी दास्ता की पीड़ा और स्वतंत्रता प्राप्ति की प्रबल भावना इस युग की कविता की विशेषताएं हैं। भारतेंदु स्वयं प्रतिभाशाली साहित्यकार थे। उन्होंने अपने मंडल के कवियों प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, राधाचरण गोस्वामी, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, अंबिका दत्त व्यास आदि को साहित्य सृजन की प्रेरणा प्रदान की। इन कविताओं बड़ी जिंदा दिली सी महसूस होती है। हम भारतेंदु युगीन की पीड़ा को अपने साहित्य में, अपने काव्य में अभिव्यक्त करते हैं। इसी प्रकार से द्विवेदी युगीन हिंदी कविता सन 1900 से 1920 ईस्वी का कार्यकाल मानते हैं। इसमें आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का व्यक्तित्व और कृतित्व बड़ा ही प्रभावशाली तथा उदीयमान कवियों के लिए प्रेरणा स्रोत रहा है। इस युग को सुधार काल कहा जाता है। इस युग में आर्य समाज, ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन और देव समाज आदि अनेक समाज सुधार आंदोलनों की लहर उठी थी। इस युग में खड़ी बोली की व्याकरण की दृष्टि से परिष्कार हुआ और वह काव्य का सुदृढ़ आधार बन गई। भाषाई परिष्कार और खड़ी बोली के विकास में सरस्वती पत्रिका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। द्विवेदी युगीन हिंदी कविता की विशेषताएं राष्ट्रीयता, समाज सुधार, नैतिकता, आदर्शवाद, नारी जागरण, भाषा परिष्कार और इतिवृत्तात्मकता आदि रही है। इसी युग की कविता के प्रमुख कवियों में श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, नाथू शर्मा शंकर, माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नमीन, रामनेश्वर त्रिपाठी, सिया राम शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त आदि का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इन कवियों में उपदेशशीलता, मानवतावादी दृष्टिकोण, प्रकृति प्रेम, रूढ़ियों का विरोध आदि के स्वर मुखरित हुए हैं। इस युग में अनेक खंड काव्यों और महाकाव्यों की रचना भी हुई है।
इसी प्रकार हम देखते हैं छायावादी युग सन 1920 से 1936 ईस्वी को हम इसका कार्यकाल मानते हैं। भक्ति काल के पश्चात हिंदी साहित्य का दूसरा उच्चतम शिखर छायावाद काव्य ही है। इसमें राष्ट्रीयता और सांस्कृतिक काव्य धारा का मणिकांचन संयोग है। छायावादी कवि उच्च कोटि के कलाकार थे। उसके काव्य में साहित्य और संगीत का सुंदर समन्वय है। इसलिए छायावाद को आधुनिक काल का साहित्यिक स्वर्णयुग भी कहा जा सकता है। छायावाद का सर्वप्रथम उल्लेख श्री मुकद्दर पांडे ने श्री शारदा पत्रिका में सन 1920 में हिंदी में छायावाद शीर्षक से किया था। श्री जयशंकर प्रसाद ने छायावाद की परिभाषा देते हुए लिखा है, जब वेदना के आधार पर स्वानुभूति में अभिव्यक्ति होने लगती है तब हिंदी में उसे छायावाद नाम से अभिहित किया गया है। इसी संदर्भ में हिंदी के प्रख्यात विद्वान डॉक्टर नगेंद्र ने लिखा, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि छायावाद के 4 प्रमुख आधार स्तंभ मानते हैं। जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंद पंत और महादेवी वर्मा। छायावादी काव्य पर अंग्रेजी के रोमांटिक कवियों का और बंगला के नोबेल पुरस्कार विजेता गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर का प्रभाव दृष्टिगत होता है हमें। छायावाद काव्य व्यक्तिगत और अनुभूति, सौंदर्य पर और प्रकृति से ओतप्रोत है। भारतीय संस्कृति परंपरा का चित्रण छायावादी काव्य में प्रचुर मात्रा में हमें मिलता है। छायावादी कवियों को रचना राष्ट्रीय भावधारा से परिपूर्ण है। भाव पक्ष और कला पक्ष की दृष्टि से छायावाद रचनाएं उच्च कोटि की हैं। इस युग के कवियों को काव्य भारत भूमि तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि इनकी रचनाएं वसुमधम कटुम्बकम की रही है। औरों को हंसते देखो मनु, हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो, सबको सुखी बनाओ। सुमित्रानंद पंत ने इस मानव को भगवान की सृष्टि का सुंदरतम प्राणी कहा है। छायावादी काव्य में नारी भाव सम्मान के साथ अव्यक्त हुई है। प्रसाद जी लिखते हैं, नारी तुम केवल श्रद्धा हो। छायावाद के आधुनिक दार्शनिक अनुभूति भी कहा गया है। मानवीकरण छायावादी काव्य की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। महादेवी का कथन है कि मैं नीर भरी दुख की बदली। छायावादी काव्य में कोमलकांत पदावली और शब्द चयन बड़े सुंदर हैं। इस कवियों की भाषा प्रांजल, परिमार्जित और परिनिष्ठित खड़ी बोली ही है। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि प्रगतिवादी हिंदी काव्य धारा सन 1936 से 1943 ईस्वी को मानते हैं। चाणक्य ने अर्थ और मानव जीवन का आधार माना है। आधुनिक काल में कार्ल मार्क्स ने अपने दास कैपिटल ग्रंथ में पूंजी का अर्थ को ही जीवन का आधार माना है। रूस किसान मजदूर का देश था, जारशाही द्वारा उनका शोषण होता था। लेनिन ने मार्क्सवाद के सिद्धांतों को सन 1917 की रूसी क्रांति के पश्चात ग्रहण किया। मार्क्स ने एक नारा दिया था कि दुनिया भर के किसान और मजदूरों संगठित हो जाओ और अपनी दासता की जंजीरों को तोड़ दो। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं कि किसानों की जो दुर्दशा है वह हमेशा ही किसी न किसी राजनीति का शिकार रही है। किसान हमेशा से एक कमेरे वर्ग और अपने भारत की शान रही है। इसी प्रकार से हम देखते हैं रूस के नेताओं ने इस आह्वान को सुनकर रूस के समाजवादी शासन की स्थापना का संकल्प लिया। राष्ट्र धन जनता का धन है, पूंजीवादियों का नहीं। मार्क्सवाद ने विश्व के इतिहास को 2 वर्गों में विभाजित किया, शोषक और शोषित वर्ग। राजनीति में जिसे साम्यवाद कहते हैं, साहित्य में उसे हम प्रगतिवाद कहते हैं। रूसी क्रांति का सारे संसार का प्रभाव बड़ा और भारत भी उसके अछूता नहीं रहा। सन 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई। लखनऊ में प्रेमचंद ने सर्वप्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की। आधुनिक हिंदी में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया और प्रगति काव्य प्रारंभ हुआ। आदर्शमुखी छायावाद कतिपय कवि यथार्थोन्मुखी हो गए, जिनमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रानंद पंत आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। प्रगतिवादी काव्य कठोर धरती के यथार्थवादी धरातल पर लिखा गया काव्य है। भारत किसान मजदूरों का देश है।
इस प्रगतिवादी काव्य में शोषकों के प्रति क्रोध और शोषितों के प्रति करुणा का मुख्य भाव रहा है। इस युग के काव्य में सामाजिक जागरण, यथार्थ चित्रण और नारी स्वतंत्रता पर बल दिया गया है। इस युग के कवियों में रामधारी सिंह दिनकर, नागार्जुन, शिवमंगल सिंह सुमन, मुक्तिबोध, रामविलास शर्मा, रामेश्वर बहादुर सिंह, त्रिलोचन शास्त्री के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि प्रयोगवाद सन 1943 से 1950 ईस्वी का हम मानते हैं। आधुनिक युग विज्ञान का युग है। विज्ञान प्रयोग पर आधारित है। हिंदी के साहित्यकारों ने साहित्य में नए प्रयोग करने आरंभ किए। उनके अनुसार पुराने उपमान और अलंकार फीके पड़ गए तथा नई काव्य प्रवृत्तियों का आविष्कार और उसका प्रयोग वाद नाम दिया। 1943 में तार सप्तक का संपादन आगे के द्वारा किया गया, जिनमें 7 कवियों को लिया गया, जिसमें मुख्य है आगे, मुक्तिबोध, नेमिचंद्र जैन, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, गिरिजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा की कविताएं सम्मिलित थी। तत्पश्चात दूसरा सप्तक 1951, तीसरा सप्तक 1959 और चौथा सप्तक जो है 1979 में प्रकाशित हुआ। इस सप्तकों के प्रमुख कवियों में भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतला माथुर, हरिनारायण व्यास, रामेश्वर बहादुर सिंह, नरेश मेहता, रघुवीर साय, धर्मवीर भारती, कीर्ति चौधरी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। प्रगतिवादी हिंदी कविता में घोर अहनिष्ठा, व्यक्तिवाद, अनास्था, निराशा, संशय, कुंठा, घुटन, अति नग्न यथार्थवाद, महानगरीय जीवन की संवेदनाहीनता, दमित वासनाएं आदि का चित्रण हुआ है। बौद्धिकता प्रयोगवादी काव्य का प्रमुख स्वर है। मुक्त छंद के साथ साथ शैली की अभिव्यक्ति इस काव्य में द्रष्टव्य है। लघु मानव की प्रतिष्ठा प्रयोगवादी काव्य की उपलब्धि मानी जाती है। सामाजिक जीवन की समस्याओं में प्रयोगवादी काव्य का अधिक सरोकार नहीं रहा, इसलिए यह काव्यधारा आगे चलकर नई कविता के रूप में परिवर्तित हो गई। अब हम देखना कि नवी कविता का आरंभ कब से माना जाता है। नई कविता जो है 1951 से 1960 ईस्वी के दशक में मानी जाती है। कालांतर में प्रयोगवादी काव्यधारा पाश्चात्य प्रभाव के कारण नई कविता के रूप में प्रचलित हुई। सन 1953 में नए पत्ते के प्रकाशन के साथ हिंदी में नई कविता का सूत्रपात हुआ। सन 1954 में जगदीश गुप्त और रामस्वरूप चतुर्वेदी के संपादन में नई कविता संकलन का प्रकाशन हुआ। प्रतीक, पटल और दृष्टिकोण आदि पत्रिकाओं के संपादन ने भी नई कविता की विचारधारा को गति प्रदान की। मुख्यतः नई कविता का वर्ण विषय लघु मानव ही है, जो अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए सचेत है। आगे ने नई कविता की विशेषता के बारे में चर्चा की। नई कविता नई मनस्थिति का प्रतिबिंब है, एक नए मूड का, नए राग संबंध का। नई कविता की पहचान नए अनुभव, नए संदर्भ बोध, नई दिशा दृष्टि के रूप पर उभर कर आई है। आगे गिरिजा कुमार माथुर, मुक्तिबोध आदि कवियों ने नई कविता के स्तंभ को उजागर किया है। नई कविता यथार्थ चित्रण से उत्प्रोत है। इसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विषमताओं पर तीखे कटाक्ष दृष्टिगोचर होते हैं। इस कविताओं में दृढ़ रूढ़ियों के प्रति उदासीनता है और सामाजिक मूल्यहीनता का चित्रण हुआ है। नई कविता में भाषा और शिल्प की दृष्टि से नवीनता है। इसमें नए विषयों और नए प्रतीकों का प्रयोग मिलता है। सन 1960 के बाद नई कविता के अनेक आंदोलन खड़े हो गए। डॉक्टर जगदीश गुप्त ने नई कविता के 8वें अंक में सनातन सर्वोदयी कविता, अपरंपरावादी कविता, युत्सावादी कविता, अस्वीकृत कविता, अकविता कविता, कबीरपंथी कविता, फैंटेंसी कविता, पता नहीं बहुत से नाम, बीट कविता, ठोस कविता, बौद्ध कविता आदि काव्य आंदोलनों का
उल्लेख किया है। इस काव्य आंदोलनों में हम देखते हैं कि उपापो और घटाव में कोई सकारात्मक प्रमाण नहीं मिलता। नई कविता का एक उज्जवल पक्ष नवगीत लेखन रहा। वस्तुतः कहा जाता है कि आधुनिक हिंदी कविता ने सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवर्तन के साथ नदी की धारा की तरह अनेक रूप, रंग और तट बदलकर विशाल रूप धारण कर लिया है, जो आधुनिक हिंदी कविता की उपलब्धि कह सकते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि आधुनिक हिंदी कविता भारतेंदु युग से आरंभ होकर निरंतर प्रवाहवान रही है। आज हिंदी का कवि व्यक्तिगत सुख दुख का वर्णन करने में उलझा हुआ है, लेकिन हिंदी कवि आधुनिक समाज और उसकी आवश्यकताओं से बेखबर नहीं है। समकालीन विषमताएं और विसंगतियां उनके काव्य में अव्यक्त हो रही है। इस प्रकार से हम हिंदी कविता का क्रमिक विकास पे आज चर्चा की है। आशा करते हैं कि ये अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।